नमस्कार। आज हम ब्रेन ट्यूमर डे के उपलक्ष्य में यहाँ डॉक्टर अजीत सिंह, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जरी, पारस जेके हॉस्पिटल उदयपुर के साथ शामिल हैं। इनसे कुछ बातचीत करने के लिए, ब्रेन ट्यूमर के बारे में कुछ चीज़ें जानने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए। तो मैं डॉक्टर से चाहूँगी कि वो एक बार अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत सिंह, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, पारस जेके हॉस्पिटल उदयपुर में। मैं उदयपुर में लगभग पिछले 10-11 साल से काम कर रहा हूँ और वेरियस हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया है। और आज अपन जो बात करने वाले हैं ब्रेन ट्यूमर डे के बारे में, ये ऑल ओवर वर्ल्ड 8 जून को मनाया जाता है। और इसके हर डे मनाने के पीछे एक ही कारण होता है कि अपन को उस बीमारी के बारे में जितनी ज़्यादा लोगों को जागरूकता फैला सके, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैला सके, वो अपन कर पाएँ। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे जो सबसे पहले जर्मनी में इसकी शुरुआत की गई थी, इसके पीछे मकसद यही था कि ब्रेन की जो बीमारियों के बारे में, ब्रेन ट्यूमर की बीमारियों के बारे में, उससे जो अफेक्टेड लोग हैं उनके लिए कुछ किया जाए और इस बीमारी को और बढ़ने से रोका जाए और जल्दी निदान किस तरह मिले वो देखा जाए। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि ब्रेन ट्यूमर होता क्या है और क्या इसके अर्ली सिम्टम्स हैं जो देखे जाते हैं जिससे इंसान को पता चल सके कि आखिर उसको परेशानी क्या है। देखिए, ट्यूमर नाम सुनते ही अपने दिमाग में एक ही वर्ड गूंजता है कि कैंसर है। ट्यूमर अगर कोई आदमी को बोला जाए तो वो समझता है कि मेरे को कैंसर हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कि जो साधारण गांठ होती है, जैसे अपन मेद वगैरह होती है, जो शरीर में कहीं और फैलती नहीं है, वो कैंसर की तरह बढ़ती नहीं है, वो बहुत स्लो ग्रोइंग होती है। तो इस तरह की गांठ को भी ट्यूमर बोला जाता है। उसके अलावा कैंसर की गांठों को तो ज़रूरी है कि ट्यूमर अपन बोलते ही हैं, लेकिन हर ट्यूमर का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कैंसर हो ही क्या है। अगर ब्रेन की बात करें तो लगभग अपने शरीर में अगर जितने भी ट्यूमर्स होते हैं उसके 2% अपने ब्रेन में पाए जाते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो ब्रेन के ही टिश्यूज़ से बना है, मतलब नर्व से और ब्रेन की परत से, ब्रेन की हड्डी से, इनसे पैदा होते हैं। और दूसरे होते हैं जो कहीं और ट्यूमर है वो ब्रेन में फैल जाए, जैसे कि लीवर का कैंसर है, ब्रेन में फैल जाए, या कहीं किडनी का कैंसर है, ब्रेन में फैल जाए, बोन का कैंसर है। तो इस तरह के 2 प्रकार के ट्यूमर होते हैं। और अपन ये सोचते हैं कि जैसे ब्रेन ट्यूमर होते ही अपन कैंसर मान लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगभग 60% जो ट्यूमर होते हैं, गांठें होती हैं, वो बिनाइन होती है, मतलब वो कैंसर नहीं होती है, वो साधारण होती है। और अगर अपन जल्दी उसका पता लगा लें तो बहुत ही आसानी से उसका इलाज हो जाता है और हमेशा के लिए वो बीमारी ख़त्म की जा सकती है। मुख्य तौर पे अपन ये सोचते हैं कि भाई अपन को कैसे पता चले कि भाई अपने ब्रेन ट्यूमर हो गया है या ब्रेन ट्यूमर के लक्षण क्या हैं। तो हर ब्रेन ट्यूमर के कुछ लक्षण होते हैं और कुछ स्पेशल ब्रेन ट्यूमर्स के लक्षण होते हैं। तो जो हर ब्रेन ट्यूमर में कुछ लक्षण पाए जाते हैं, जैसे सर दर्द एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो ब्रेन ट्यूमर के साथ पाया जाता है। लेकिन अपन सोचेंगे भाई सर दर्द तो सभी को होता है, तो क्या सबके ब्रेन ट्यूमर है? ऐसा नहीं होता है। अगर आपको जैसे कोई सर दर्द चल रहा है लेकिन अचानक से वो बहुत तेज़ बढ़ गया है, या अचानक से जैसा पहले दर्द होता था वैसा नहीं हो रहा है, अपने को ये देखना है कि जो आपको पहले से दर्द हो रहा है उसमें कोई चेंज आया है क्या, उसकी प्रकृति में कोई चेंज आया है क्या पहले वो अलग तरीके का होता था और अब अलग तरीके का होता है। उसके अलावा अब जैसे आप सो गए हैं और अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे 3 बजे अचानक से तेज़ सर दर्द होकर आपकी नींद खुल जाए, जिसे अर्ली मॉर्निंग हेडेक कहते हैं। ये एक ट्यूमर का काफ़ी कॉमन सिम्टम है। अगर आपको सुबह उठते ही दर्द होता है तो आपको ये डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि कहीं अपने ब्रेन ट्यूमर तो नहीं। उसके अलावा सर दर्द के साथ एकदम से उल्टी हो जाना, एकदम से तेज़ उल्टी आ जाना, ये भी ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं। ये बेसिकली ब्रेन के अंदर जो प्रेशर बढ़ जाता है उसकी वजह से होता है। तो उल्टी होते ही आपको आराम मिल जाता है तो ब्रेन का प्रेशर कम हो जाता है। ये तो कॉमन ऐसा सिम्टम है। उसके अलावा जैसे ब्रेन कोई भी ट्यूमर होता है उससे ब्रेन का प्रेशर बढ़ता है, उसकी वजह से आँखों पे असर आता है। तो धीरे धीरे कई बार आँखों की रोशनी कम होने लगती है। उसके अलावा ब्रेन ट्यूमर जो होता है वो ब्रेन को इरिटेट करता है।
तो ब्रेन को इरिटेट होने से मिर्गी के दौरे, जिसे अपन फिट्स या इसको अपन मिर्गी के दौरे कह सकते हैं। तो अगर मिर्गी का दौरा जैसे आपको कभी आया ही नहीं और पहली बार मिर्गी का दौरा आ जाए और तो आपको ये एक ब्रेन ट्यूमर का लक्षण भी हो सकता है और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उसके अलावा अगर किस हिस्से में ब्रेन का ट्यूमर है उससे फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर अपने एक ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, उसके अंदर अगर ट्यूमर आता है तो वो उसमें से कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं, तो हार्मोनल चेंज आते हैं आदमी में। तो कईयों में जैसे उसमें से ग्रोथ हार्मोन निकलते हैं तो आदमी की हाइट एकदम से बढ़ जाती है, या अगर उसकी हाइट मतलब वो 18 साल से ऊपर का है तो वो उसके हाथ पाँव ये मोटे हो जाते हैं वो, और उसका चेहरा बिगड़ जाता है। उसके अलावा जैसे अगर दूसरे हार्मोन, कोई स्टेरॉयड हार्मोन निकल रहे हैं तो उसकी वजह से वज़न बहुत बढ़ जाता है, कमज़ोरी आने लगती है। और एक होता है प्रोलैक्टिनोमा, जिसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है, तो उस प्रोलैक्टिन हार्मोन से कई बार जो स्तनों से दूध आने लगता है बिना प्रेगनेंसी के भी, तो ये एक लक्षण हो सकते हैं। उसके अलावा अगर जैसे हाथ पाँव के चलने में एरिया में अगर ट्यूमर हो जाता है तो आपको लकवा हो सकता है। सोच समझने की शक्ति कम हो सकती है अगर जैसे मेमोरी के एरिया में आ जाता है, और पीछे जो जहाँ पे आदमी देखता है अगर उस एरिया में आता है तो आदमी को धुंधला दिखाई देने लगता है। तो ये कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं जो अगर आपको महसूस हों या आपके आस पड़ोस में किसी व्यक्ति को इस तरह के सिम्टम्स हों तो ज़रूर डॉक्टर की सलाह लें, और डॉक्टर आगे डिसाइड करेगा कि उनको सीटी स्कैन एमआरआई करवाना है कि नहीं करवाना है। अपनी मर्ज़ी से ही ना चले जाएं कि भाई मैं तो एमआरआई कराने आया हूँ या मैं सीटी स्कैन कराने आया हूँ। जैसे कि सर अभी आपने इसके सिम्टम्स और इसके बारे में बताया, तो अगला क्वेश्चन जो नॉर्मली आता है वो ये है कि किन लोगों में ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, जैसे किस एज ग्रुप में, या क्या ये धीरे धीरे बढ़ता है, तो किस तरीके से ये पाया जाता है? देखिए ये ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर्स है वैसे तो किसी भी एज में हो सकते हैं, लेकिन बच्चों में 10 साल से पहले और 40 साल के बाद ये ज़्यादा पाए जाते हैं। अपन अगर इसका इंसिडेंस देखें तो ये 5 से 10 लोगों में पर लाख होता है। 1 लाख लोगों में 5 से 10 लोगों में ब्रेन ट्यूमर की संभावनाएं रहती है, और प्रतिवर्ष हर ईयर 3 से 3.5 लाख बच्चों और बड़ों को मिला करके ये ट्यूमर पूरी दुनिया में होता है। तो इसका बेसिक कोई ऐसा कारण नहीं होता। अगर अपन कारणों में जाएं कि भाई इसके क्या कारण हो सकते हैं ट्यूमर के, तो 5 से 10 केसेस में वंशानुगत होता है कि मतलब जैसे पिताजी को या दादाजी को या फैमिली में मदर को या कोई फैमिली में इस तरह का रहा हो, तो 5 से 10% लोगों को फैमिलियल हो सकते हैं, वंशानुगत हो सकते हैं। उसके अलावा आजकल अपन ये सोचते हैं कि क्या सेलफोन से ऐसा हो सकता है कि ब्रेन ट्यूमर हो सकते हैं, तो कई रिसर्चेस हो रखी हैं जिसमें अभी तक कोई डायरेक्ट रिलेशन इसमें नहीं मिला है कि भाई ब्रेन ट्यूमर सेलफोन से हो सकता है। लेकिन अभी अर्ली स्टेज है तो फिर भी अपने को कोशिश करनी चाहिए कि सेलफोन से ज़्यादा नज़दीकी ना रखें। उसके अलावा केमिकल्स हैं या रेडिएशन से एक्सपोजर की वजह से कोई भी शरीर में ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। तो सर जैसे एक बार हमने डायग्नोस कर दिया कि इन्हें ब्रेन ट्यूमर है, तो क्या सर्जरी ही इसका एक इकलौता ट्रीटमेंट होता है या कोई और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी है ट्यूमर में? देखिए ये डिपेंड करता है कि ट्यूमर कौन सा है। जैसे मैंने बताया कि ट्यूमर 2 तरह के होते हैं, कैंसर और नॉन कैंसर। जो नॉन कैंसर है उसमें बेस्ट रिजल्ट मिलेगा सर्जरी से कि आप उसको हटा ही दें और आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका मतलब आप क्योर हो जाएंगे जीवन भर के लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। या अगर वो होता भी है तो 20-30 साल में जाके होता है तो दोबारा उसकी सर्जरी करके निकाला जा सकता है। लेकिन अगर कैंसर है तो कैंसर में डेफिनेटली एक तो अपने को सर्जरी से ये पता चलता है कि ये कौन सा कैंसर है, उसका एक टुकड़ा लिया जाता है। तो वो कई तरीक़ों से ओपन सर्जरी से लिया जा सकता है या एक छोटे बरहोल या छोटी सर्जरी से मतलब दूरबीन द्वारा लिया जा सकता है या इमेज गाइडेंस के द्वारा लिया जा सकता है। मतलब सीटी स्कैन, एमआरआई हम ऑपरेशन थिएटर में ही लगा के उसके थ्रू नेविगेशन, जैसे जीपीएस का होता है, हम पहुंच जाते हैं ट्यूमर पे, उसके अंदर देखते हुए रास्ता और एक छोटा टुकड़ा ले लेते हैं। जितना
संभव हो सर्जरी द्वारा ट्यूमर को कम करना चाहिए या निकाल देना चाहिए। अगर ऐसी लोकेशंस पे हैं जहाँ छेड़ने पे मरीज़ को लकवा हो सकता है या मेमोरी जा सकती है या बहुत नुकसान होने की संभावना है, तो वहाँ पे अपन सिर्फ एक छोटा टुकड़ा लेते हैं। उसके बाद में रेडिएशन और कीमोथेरेपी इसके द्वारा उसको ट्रीट किया जाता है। तो सर, जैसे हमने ब्रेन ट्यूमर और उसकी सर्जरीज़ के बारे में आपसे जाना, तो पारस जेके हॉस्पिटल में यहाँ हम लोग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इसके ट्रीटमेंट और इसके डायग्नोसिस के लिए? देखिए, जैसे ही आप पारस जेके हॉस्पिटल में आते हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्टर की सलाह मिलेगी, आप न्यूरोसर्जन से मिलेंगे। उसके बाद न्यूरोसर्जन विल डिसाइड कि भाई अपने को इसमें सीटी स्कैन, एमआरआई या कोई और ब्लड टेस्ट वगैरह की ज़रूरत है कि नहीं है। तो यहाँ पे अपने इन हाउस सीटी स्कैन अवेलेबल है, एमआरआई है। इनसे अपन ट्यूमर का बहुत जल्दी और एकदम सटीक तरीके से पता लगा सकते हैं कि भाई कौन सा ट्यूमर है, कैसा ट्यूमर है, कहाँ का ट्यूमर है, वो अपने को तुरंत पता चल जाता है। उसके बाद डायग्नोसिस होने के बाद उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, वो सुविधाएं ये सारी पारस जेके में अवेलेबल है। इसके अंदर सर्जरी की सुविधा, जो यहाँ वेल इक्विप्ड मॉड्यूलर थिएटर है, उसके अंदर लेटेस्ट गैजेट्स अवेलेबल हैं, जिसमें अपन इमेज गाइडेड सर्जरी बोलते हैं, जिसको अपन इमेज देखते हुए एग्जैक्टली वो ट्यूमर को अपन छोटे से चीरे से वहाँ पहुँचा जा सकता है। क्योंकि बिकॉज आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ द ट्यूमर, एग्जैक्ट रूट ऑफ द ट्यूमर, शॉर्टेस्ट रूट ऑफ द ट्यूमर, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, बिना ज़्यादा चीरा लगाए वहाँ पहुँचा जा सकता है, जिसको अपन न्यूरो नेविगेशन कहते हैं। उसके अलावा अत्याधुनिक ड्रिल्स हैं जिससे अपने को ब्रेन तक पहुँचा जाता है। उसके अलावा बेस्ट टेबल्स, ओटी टेबल्स हैं जिसमें किसी भी पोजीशन में अपने को ऑपरेशन करना है, वो अवेलेबल है। उसके अलावा जो ट्यूमर को खींचने की इस तरह की मशीनें आती हैं, जिसे कूसा मशीन कहते हैं, अल्ट्रासोनिक मशीन, जिसके थ्रू ट्यूमर के छोटे छोटे टुकड़े करके छोटे से इंसिजन से अपन निकाल सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं पारस जेके हॉस्पिटल में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच सर। आखिर में मैं बस एक चीज़ चाहूँगी कि अगर आप हमारे दर्शकों को, जैसे ये ब्रेन ट्यूमर डे भी है, इसके साथ साथ ये पूरा मंथ ब्रेन हेल्थ अवेयरनेस पे है, तो आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे उनके हेल्दी ब्रेन के लिए? देखिए, जैसे आप अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं, ऐसे ही ब्रेन को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए ब्रेन की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेडिटेशन, ध्यान। ये मेडिटेशन, ध्यान करने से आपका ब्रेन काफ़ी मजबूत बनता है। उसके अलावा अगर आप कुछ नया जीवन में सीखेंगे, कुछ नया करेंगे जो आपने आज तक नहीं किया है, तो उस पे भी ब्रेन का एक्सरसाइज होती है और ब्रेन शार्प बना रहता है। और जो भी जैसे पजल्स वगैरह होती हैं वो सॉल्व करिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, योगा कीजिए और गैजेट्स से दूरी बना के रखिए। मेरी तरफ से यही ब्रेन को हेल्दी रखने के तरीके हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अजीत, हमें इतना कुछ बताने के लिए, हमें अवेयर और एजुकेट करने के लिए। आई होप कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ, और आपको कहीं भी कोई भी परेशानी है तो आप पारस जेके हॉस्पिटल में हमारे न्यूरो सर्जन्स, हमारे न्यूरो साइंसेस की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।